Hello student, welcome to BL Tutorials. स्टूडेंट्स, आपकी पॉपुलर डिमांड के ऊपर आज मैं क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने वाला हूँ. चैप्टर फर्स्ट इज ऑल अबाउट फंक्शन एंड रिलेशन. तो रिलेशन पार्ट बाद में देखेंगे, पहले हम लोग फंक्शन की बात करें. फंक्शन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. फंक्शन केवल और केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को ज्वाइन करके, रिलेशन फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को ज्वाइन करके 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा. और मेनली फंक्शन का या रिलेशन का 6 मार्क्स का और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन. ठीक है, बोर्ड में. अब देखें, फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो फंक्शन केवल चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है. फंक्शन आप ये समझ लिए पूरी कैलकुलस का बेस पॉइंट है. अगर आपको फंक्शन सही से नहीं पता है तो आप कैलकुलस के बारे में बहुत इनफैक्ट मैं कहूँ कि बहुत डिफिकल्टी फेस करेंगे अगर आप फंक्शन सही से नहीं पढ़े होंगे. बेस पॉइंट है, फंक्शन से स्टार्ट होगा और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक तक आपको परेशान करता रहेगा. ठीक है, सॉरी, इंटीग्रेशन कैलकुलस तक आपको परेशान करता रहेगा. तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से पढ़ना है. ठीक है, क्लास 11th में भी चैप्टर था फंक्शन आपका, उसमें भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा. और मुझे विश्वास ही नहीं, उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि आपको मोस्ट ऑफ द चैप्टर जो 11th पे आपने फंक्शन पढ़ा वो सब भूल चुके होंगे. चलो, अच्छा नहीं मानते कि भूल गए, थोड़ा भूले होंगे, थोड़ा अभी याद होगा. ठीक है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा उसको रिकैप्सुलाइज कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं उसका. तो क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से जब फंक्शन की बात करें तो पहले तो फंक्शन के बारे में बात करें कि फंक्शन है क्या. फंक्शन ये समझ लिए, दो चीजों के बीच में एक रिलेशन है. दो चीजों के बीच में एक रिलेशन है. अब रिलेशन के बाद जब हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करेंगे तो क्या होगा भाई. फंक्शन इज अ relation between two non-empty set from A to B is such that each and every element of A has a unique relation has a unique image in the set B. तो इसको अगर हम समझे तो फंक्शन की बात कर रहे हैं. हमारे पास एक सेट A है और एक सेट B. अच्छा, ये सेट A है और ये सेट क्या है, B है. इनके बीच में कोई रिलेशन डिफाइन कर दिया गया तो FA to B. यहाँ पे कुछ एलिमेंट है, मान लिया क्या है, x1 है, x2 है, x3 है, x4. और यहाँ पे एलिमेंट क्या है, y1, y2, y3, y4, y5. राइट. तो मैंने कहा कि फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन A एंड B, नॉन एम्प्टी सेट A एंड B. नॉन एम्प्टी मतलब क्या है कि इनमें से कोई भी सेट मेरा एम्प्टी नहीं होना चाहिए. राइट, कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होना चाहिए. जब एलिमेंट होगा तो यहाँ देखें, जब नॉन एम्प्टी सेट की बात की गई तो A में मेरे x1, x2, x3, x4 है और B में हमारे क्या है, y1, y2, y3, y4. तो कह रहा each and every element of set A has a unique image in set B. मान लिया x1 y1 के साथ रिलेटेड है, x2 y2 के साथ रिलेटेड है, x3 भी y2 के साथ रिलेटेड है और x4 हमारा y3 के साथ रिलेटेड है. तो हम कहेंगे दिस इज अ फंक्शन. क्यों? क्योंकि
ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट के साथ क्या है, रिलेटेड। ठीक है, बी के सारे एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, तो हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है, इज अ फंक्शन, राइट, इज अ फंक्शन। तो ये हमारा फंक्शन हो गया। हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है, x1 y1 के साथ रिलेटेड है, x2 y2 के साथ रिलेटेड है, x3 y2 के साथ रिलेटेड है, x4 y3 के साथ। अब देखें, यूनिक ना हो इसका मतलब क्या है, यूनिक ना हो तो हम क्या कहें, मेरे पास दो एलिमेंट नॉन एम्प्टी सेट है, ए और बी, और यहाँ पे क्या है, x1 है, x2 है, x3 है, x4, ये y1 y2 y3 y4, राइट, ये हमारा रिलेशन डिफाइन किया गया है G, राइट। तो G A टू B, G A टू B, x1 रिलेटेड है y1 के साथ, x2 रिलेटेड है y2 के साथ, x2 y2 के साथ भी रिलेटेड है, और x2 y3 के साथ भी रिलेटेड है, x3 भी y3 के साथ रिलेटेड है, और x4 y4 के साथ रिलेटेड है। लेट्स से कुछ रिलेशन कुछ इस तरीके से आया, तो हम देख रहे हैं कि x1 की यूनिक इमेज है, लेकिन x2 की हमारी यूनिक इमेज नहीं, राइट। x2 की कितनी इमेज मिल रही है, दो इमेज मिल रही है। जब x2 की हमारे पास दो इमेज मिल रही है, x2 हमारे क्या है, एक एलिमेंट है, जबकि b के साथ क्या है, b के दो एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, तो हम कहेंगे g इज नॉट अ फंक्शन, g इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर हुआ भाई, इतनी बात समझ में आ रही है नहीं, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन नहीं है, जबकि ये हमारा क्या है, फंक्शन है, राइट। यूनिक इमेज मिल रही है, ये कोई जो है नहीं कि x2 x3 किसी एक के साथ ही अटैच हो, राइट, ये अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। बस कंडीशन क्या है कि ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट के साथ रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए का कोई एलिमेंट बाकी रह जाए। ए का कोई एलिमेंट अगर बाकी रह जाएगा तो हम कहेंगे दिस इज नॉट अ फंक्शन। लेट्स से एक एग्जांपल इसके ऊपर भी देख ले। मान लिया हमारे पास क्या है, x1 x2 x3 x4, और ये एच डिफाइन है, मान लिया ए है, ये बी है, y1 y2 y3 y4, y1 के साथ, ये x3, ये y3 के साथ। अब यहां से क्या दिख रहा है, यहां से ये दिख रहा है कि ए का एक एलिमेंट क्या रह गया, छूटा रह गया। ए का एक एलिमेंट हमारा लेफ्ट ओवर हो गया, बचा रह गया। x4 हमारा किसी के साथ भी रिलेटेड अगर नहीं है तो हम कहेंगे h इज नॉट अ फंक्शन। h हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो ये तीन तरीके की कंडीशन देगी कि जहां पे फंक्शन हो सकता है और नहीं हो सकता। ये हमारा फंक्शन नहीं होगा, ये ऐसी कंडीशन आएगी तो फंक्शन नहीं होगा, ऐसी कंडीशन आएगी तो फंक्शन नहीं होगा। क्लियर हुआ, ठीक है। इसको रब कर दे, आगे बढ़ते हैं। क्लास 10th वाले परेशान ना हो, नेक्स्ट टाइम पे आपका क्लास 10 का भी वीडियो अपलोड होगा, ठीक है, तो उस समय ये देख लेंगे। अब देखें, अब अगर मेरा फंक्शन बन रहा है तो कह रहा है कि इसकी एक इमेज बनेगी, तो यहां से क्या कह रहा है, मान लिया हमारे पास फंक्शन ये था a एंड b, राइट, और ये इस तरीके से डिफाइन था, राइट, x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4 and y5, राइट।
तो ये हमारा इस तरीके से बनता जा रहा है, राइट। तो यहां से हम देख रहे हैं कि x, मान लिया कोई एलिमेंट है x जो a को बिलोंग कर रहा है और y इसको बिलोंग कर रहा है b को, राइट। तो जब भी हम कहा जाए कि f ऑफ x की वैल्यू मतलब जो भी फंक्शन डिफाइन किया गया उसमें अगर हम x की वैल्यू निकालें या x या a निकाल लें या x1 निकाल लें और ये x1 किसके बराबर हो गया, y1 के बराबर, तो हम इसको कहते हैं कि दिस इज अ वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। एट पॉइंट x1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, y1 आ रही है। अच्छा, फंक्शन ऐसा नहीं है कि केवल इस तरीके से ही डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम इसको एक और तरीके से पता कर सकते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं, कोई रिलेशन मेरा फंक्शन है या नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, उस रिलेशन का एक ग्राफ खींच लेंगे। क्या कर लेंगे, उस रिलेशन का एक ग्राफ खींच लेंगे, राइट। और इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। क्या कहते हैं भाई, वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कह रहा भाई, हमने कुछ ग्राफ बना लिया, एक ग्राफ ये आ गया, एक ग्राफ कुछ इस तरीके से आ गया, एक ग्राफ कुछ इस तरीके से आ गया और एक ग्राफ कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक है। हमारे पास 4 ग्राफ है, मान लिया इसको नाम दे दिया A, B, C और D। ये मेरा x एक्सिस है, ये y एक्सिस, x एक्सिस, ये y एक्सिस, राइट। तो हमने 4 ग्राफ ड्रॉ कर लिए। अब 4 ग्राफ ड्रॉ है, अब इसमें से हमें पता करना है कि कौन सा ग्राफ मेरा फंक्शन का ग्राफ है, कौन सा रिलेशन का ग्राफ। तो हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। वर्टिकल लाइन का मतलब क्या है, ऐसी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल हो। तो जब हम y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं, इसके ऊपर खींचे तो देखिए कहीं भी y एक्सिस के पैरेलल खींचे और वो लाइन इस ग्राफ को केवल एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट ना करे, राइट। इट डज नॉट इंटरसेक्ट मोर देन 1 पॉइंट, राइट। तो तब हम कहेंगे दिस ग्राफ इज अ ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ठीक है। दिस ग्राफ इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। जनरली बी पार्ट में देखें तो बी पार्ट में भी हमने खींच ली लाइन, इसको कुछ इस तरीके से, राइट। तो बी पार्ट में भी हम क्या कहीं भी खींचते हैं, ऐसा कोई जो है नहीं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही खींचनी, कहीं भी खींचे, एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए, राइट। इट डज नॉट इंटरसेक्ट, इट शुड नॉट इंटरसेक्ट मोर देन 1। अगर ये एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट कर रही है ग्राफ को, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट, दिस ग्राफ इज नॉट अ फंक्शन, राइट। सिमिलरली यहाँ पर देखें तो ये हमारा क्या है, पैराबोलिक ग्राफ दिख रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है, एक ये पॉइंट मिल रहा है, एक ये पॉइंट मिल रहा है, ये कुछ सर्कल टाइप का दिख रहा है, एक पॉइंट ये मिल रहा है, एक पॉइंट ये मिल रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, हम कह सकते हैं कि ए और बी तो हमारे फंक्शन है, लेकिन सी और डी हमारे फंक्शन नहीं है। ए एंड बी आर फंक्शन but C and D are not, right? क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है। अब कभी कभी करते क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि सर रिलेशन और फंक्शन में रिलेशन क्या किस तरीके से रिलेट करते हैं।
तो इतना समझ लीजिए कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट वाइस वर्सा इज नॉट, राइट। मतलब क्या हुआ भाई कि हर एक फंक्शन हमारा रिलेशन तो है, लेकिन हर एक रिलेशन हमारा फंक्शन नहीं है, राइट। हर एक रिलेशन आपका फंक्शन नहीं है। एक और या देखते हैं, इतना हुआ। अगर हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यू फंक्शन आ जाए, डिस्क्रीट वैल्यू फंक्शन से मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट वैल्यू फंक्शन से मतलब ये होता है कि हमारे पास पॉइंट्स में वैल्यू आए, हम उसका ग्राफ प्रॉपर तरीके से ना खींच पाए। मान लिया x1 की वैल्यू 1 है तो y1 उससे रिलेटेड y1 मेरा कुछ 2 और 3 होगा, राइट। अगर हम इस तरीके से खींचे, राइट, तो यहां पे हम देख रहे हैं एक ही पॉइंट मिल रहा है, यहां पे भी एक ही पॉइंट मिला, तो इसको क्या नाम देते हैं? सी टी ई था, तो ई इज अ फंक्शन, ई इज अ फंक्शन। और क्या कह सकते हैं? ई इज अ फंक्शन। एक और ग्राफ अगर खींच ले, क्या कर ले, अगर डिस्क्रीट वैल्यू में भी x की सेम वैल्यू के लिए अगर हमारे पास y की 2 वैल्यू आ रही है, तो हम कहेंगे दिस इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है, दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर हुआ भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सारे टाइप देख लिए कि किस तरीके से ग्राफ के थ्रू हम फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यह देखते हैं ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है? ऑर्डर्ड पेयर से मतलब ये है कि अगर फंक्शन डिफाइन है a टू b f इज इक्वल टू x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाए x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो इस ऑर्डर्ड पेयर की फर्स्ट एंट्री, इस ऑर्डर्ड पेयर की फर्स्ट एंट्री इसको डिफाइन कर रही होगी। a इक्वल टू कितना आ जाएगा? a इक्वल टू x1 x2 x3 एंड b इक्वल टू y1 y2 y3, ठीक है। तो यहां से फर्स्ट एंट्री एक से ज्यादा बार रिपीट ना हो, राइट। जब ऑर्डर्ड पेयर की फर्स्ट एंट्री एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं होती है तो हम कहते हैं दिस इज अ फंक्शन, राइट। अगर ये एक से ज्यादा बार रिपीट हो गई तो हम कहेंगे दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। क्लियर हुआ भाई? आगे बढ़े। ऑर्डर पेयर के रूप में देख लिया। अब देखते हैं फंक्शन के दूसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है। क्लास 11th में भी आता था और 12th में भी आएगा, राइट। डोमेन एंड रेंज, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। कैसे निकाल सकते हैं? जब हमसे कहा गया फंक्शन हमारा कैसे डिफाइन है, एफ ए टू बी डिफाइंड है। क्या डिफाइन है? एफ ए टू बी डिफाइंड है और y इक्वल टू एफ एक्स लिखा हुआ है, राइट, वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, राइट, वेयर y बिलोंग्स टू b, राइट। तो ये जो a है, a इज अ डोमेन ऑफ द फंक्शन, a is a domain of the function. Right? And B is a codomain of the function. B is a
कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। फिर रेंज क्या होगी? तो रेंज वो होगी जिसके x के सारे एलिमेंट, a के सारे एलिमेंट b के जितने एलिमेंट के साथ अटैच है, रिलेटेड है, एसोसिएटेड है, वो सारे एलिमेंट्स का जो सेट बनता है वो हमारा क्या हो जाता है? रेंज हो जाती है। ठीक है, या हम कहें कि a के एलिमेंट की f इमेज जो b में बन रही है, वो सारे एलिमेंट्स के सेट को हम क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे। जैसे अगर हम इसको वेन डायग्राम पे देखें, तो मान लिया ये x1 है, x2, x3, राइट, y1, y2, y3, y4, राइट, x1 y1 के साथ, राइट। तो डोमेन क्या हो गया इसका? डोमेन विल बी x1, x2, x3 and codomain will be y1, y2, y3 and y4। ठीक है, राइट। अब रेंज की बात करें तो रेंज क्या आ जाएगा? रेंज इज इक्वल टू y1, y2, y3, क्योंकि केवल यही तीन एलिमेंट ए के एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, राइट। तो हम कह रहे हैं कि रेंज जो है उन सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट का सेट होगा जो ए के एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड हो जाए, या ए के एलिमेंट्स की एफ इमेज का जो सेट बनेगा, दैट इज रेंज, राइट। और हम ये भी कह सकते हैं कि रेंज is a subset of codomain. Range is a subset of codomain. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका भी आगे यूज होगा बहुत सारा। ठीक है, अब ये तो मैथमेटिकल टर्म में रेंज और कोडोमेन और ये सारा बता दिया, लेकिन एक्चुअल में जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे करेंगे, राइट। एक्चुअल में क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करेंगे? तो देखो एक दो एग्जांपल ले लें तो समझ लो। रेंज और कोडोमेन, अगर जब हम रियल फंक्शन की बात करते हैं, रियल फंक्शन की बात करते हैं, रियल फंक्शन से मतलब क्या है? ऐसा फंक्शन जो केवल और केवल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट करता हो, रियल वैल्यू x की और रियल वैल्यू y की, राइट। तो क्या कहता भाई कि डोमेन क्या होगा? तो डोमेन is a set of x for which the function is defined, right। जिस x के लिए वो सारी वैल्यूज x की उन सारी वैल्यूज का सेट जिसके लिए फंक्शन हमारा क्या हो रहा हो? डिफाइन हो रहा हो। तो हम ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? कोडोमेन कहते हैं, राइट, कोडोमेन कहते हैं। तो यहाँ एक दो क्वेश्चन देख ले, या डोमेन निकालने के लिए मेरे पास एक दो क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? फाइंड डोमेन ऑफ, अच्छा उससे पहले थोड़ी सी चीजें और समझ ले कि जब हम डोमेन निकाल रहे हो तो उसके पहले बहुत बेसिक मैथमेटिक्स आपको पता होनी चाहिए। रियल नंबर बेस्ड मैथमेटिक्स में कहूँ, राइट, रियल नंबर के लिए मैथमेटिक्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक, कि अगर हमारे पास फंक्शन कुछ इस तरीके से दिया है x-3/x-2, राइट, तो फ्रैक्शनल पार्ट दिया है, फ्रैक्शन में दिया है, फ्रैक्शनल फंक्शन दिया है। तो फ्रैक्शनल फंक्शन की जब हम बात करेंगे, फ्रैक्शनल फंक्शन का डिनोमिनेटर ये कब रियल रहेगा, या हम कहें कि कब ये रियल नहीं हो सकता? भाई रियल तो रहना है इसे, ये कब रियल नहीं हो सकता? कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इसको अनरियल करेगी, अनडिफाइन कर देगी? तो हम जब क्या कहते हैं
कि मेरा जो फ्रैक्शन होता है वो डिनोमिनेटर पे 0 आ जाने पे क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसी के साथ एक और कंडीशन लिखनी पड़ती है हमें कि y इज नॉट इक्वल टू, राइट, कि डिनोमिनेटर मेरा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर अगर 0 के इक्वल हो गया तो हम कहेंगे ये फंक्शन मेरा अनडिफाइंड है, डिफाइंड नहीं हो रहा, राइट। सिमिलरली जब हम स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो स्क्वायर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखा हुआ है, राइट। स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी वैल्यू लिखी है तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू लिखी है वो हमेशा क्या रहनी चाहिए, पॉजिटिव रहनी चाहिए। अगर ये वैल्यू निगेटिव आ गई तो क्या हो जाएगा, ये अनरियल हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। दैट मीन्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट। और क्या कह सकते हैं, लॉग के बारे में कहें कि अगर हमारे पास लॉग लिखा है लॉग b और a, तो लॉग फंक्शन मेरा कहां डिफाइन होता है भाई, लॉग फंक्शन मेरा कहां डिफाइन होता है। ये कंडीशन लिखवा रहा हूं कि कब इस तरीके का फंक्शन आ जाए तो हम कब कहेंगे कि ये मेरा फंक्शन डिफाइन हो गया। पहली कंडीशन कि लॉग फंक्शन मेरा केवल और केवल पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन होता है, तो b शुड बी ग्रेटर देन 0, b 0 भी नहीं हो सकता, राइट। b शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a इज आल्सो ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। a की वैल्यू 1 भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, a की वैल्यू 1 भी नहीं होनी चाहिए। ये बनाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये 3 कंडीशन है, इनको समझना होगा। तो देख लेगा कैसे करेंगे, 1-2 क्वेश्चन कर ले इसके ऊपर बेस्ड। डोमेन फाइंड आउट करना है, फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। पहला फंक्शन क्या गिवन है, पहला फंक्शन ले लें f(x) इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2, राइट। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस 2 should not be equal to 0. That means x is not equal to 2. So domain will be all real number minus all real number minus 2, right? तो ये हमारा डोमेन हो गया। अगले पार्ट की बात करें, एक और क्वेश्चन ले लें। f(x) इक्वल टू गिवन है, क्या गिवन है भाई, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 और डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, राइट। इसका हमें क्या करना है, डोमेन फाइंड आउट करना है। इसका क्या करना है, हमें डोमेन फाइंड आउट करना है। तो डोमेन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सबसे पहली कंडीशन, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, राइट। तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, राइट। ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर पे कुछ भी लिखा हो, न्यूमरेटर पे 0 आ सकता है, एक्सक्यूज मी, न्यूमरेटर पर 0 आ सकता है लेकिन डिनोमिनेटर पे 0 नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर पे 0 नहीं आना चाहिए। तो डिनोमिनेटर को हमने क्या कर दिया, नॉन जीरो कर दिया। अब नॉन जीरो कैसे कर सकते हैं इसे, तो सबसे पहला काम इसको क्या करें, फैक्टराइज करें। कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लिखा है, 4 1 जा 4 और 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x
माइनस एक्स प्लस 4 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, x माइनस 4 आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा। दिस implies x should not be equal to 1 और राइट। तो x की वैल्यू 1 या 4 नहीं होनी चाहिए। अगर 1 या 4 आएगी, अगर 1 या 4 आएगी तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 हुआ तो फंक्शन मेरा क्या हुआ, अनडिफाइंड हो गया। तो यहां से हम डोमेन क्या लिख देंगे, डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर माइनस 1, राइट। माइनस करके इसलिए लिख देते हैं ताकि हमें पता रहे कि ऑल रियल नंबर के साथ हमने ये दो एलिमेंट को अगर हम हटा दें तो पूरा रियल नंबर के लिए फंक्शन मेरा क्या है, डिफाइंड है, राइट। इतनी बात समझ में आ रही है। आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग रेंज की बात करते हैं, ठीक है। रेंज से मतलब क्या है, रेंज आपको बताया था अभी कि किस तरीके से रेंज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। रेंज से मतलब क्या है कि फंक्शन मेरा a टू b डिफाइन होता है। अब वहां पर उस सेट के b सेट को डोमेन के उन एलिमेंट का सेट, वो सारे एलिमेंट का सेट जो क्या है a के सारे एलिमेंट्स के सेट के साथ एसोसिएट है, ठीक है। अब रेंज फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, रेंज फाइंड आउट करने का तरीका क्या हो सकता है। देखो सिंपल सी बात है, जब हम लोग रेंज की बात करते हैं तो रेंज है क्या, एक्चुअली किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, कि वो कितना मिनिमम वैल्यू ले सकता है और कितनी मैक्सिमम वैल्यू ले सकता है, राइट। कितनी मिनिमम वैल्यू ले सकता है और कितनी मैक्सिमम वैल्यू ले सकता है, यही हमारा रेंज होगा। और रेंज कैसे डिफाइन होगा, तो इसको यह देखते हैं, एक क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें कि किस तरीके से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला एक एग्जांपल ले लें, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। रेंज निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, केवल एक तरीके से रेंज फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ देखें, पहला एक एग्जांपल है f(x = x - 3 अपॉन x - 2), राइट। x - 3 अपॉन x - 2। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, जब फ्रैक्शन पार्ट आ जाए, तो हम क्या करते हैं कि इसको एज्यूम कर लेते हैं कि y के इक्वल, y = x - 3 अपॉन x - 2। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन का सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला चेंज करते हैं। अभी क्या लिखा है, y इन टर्म्स ऑफ x। अब इसको चेंज करके किस में लिख लें, x इन टर्म्स ऑफ y। तो यहाँ पे जब चेंज करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो yx - 2y = x - 3, yx - x = 2y - 3, राइट। यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या आ गया, y - 1 2y - 3, और यहाँ से कितना आ जाएगा, x = 2y - 3 अपॉन y - 1, राइट। तो आप देख रहे हैं कि x मेरा कहाँ पे डिफाइन नहीं हो रहा है, x मेरा y = 1 के ऊपर डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि y की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और कभी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 0 हो गया मतलब फंक्शन मेरा अनडिफाइंड हो गया, वो फ्रैक्शन मेरा अनडिफाइंड हो गया। हेंस रेंज इक्वल टू कितना आ गया, रेंज आ गई हमारे ऑल रियल नंबर -1, ठीक है। और डोमेन की जब हम बात कर रहे होंगे तो डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन विल बी, सिंपल सी बात है, अभी समझाया था आपको कि x - 2 डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर माइनस, राइट, 2 नहीं हो सकती। अब
अगले टाइप के क्वेश्चन पे देखेंगे किस तरीके से उसकी रेंज निकाल सकते हैं। लेट्स से हमारे पास फंक्शन गिवन है f(x) इक्वल टू x+2 अपॉन x+2, राइट, मॉडुलस ऑफ x+2, राइट। अब इसका हमें क्या करना है, डोमेन और रेंज निकालनी, डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी इसकी। तो डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? डोमेन का तो सिंपल था कॉन्सेप्ट है, अगर फ्रैक्शनल पार्ट आ गया, फ्रैक्शन में आ गया फंक्शन, तो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को जीरो नहीं रखना है, डिनोमिनेटर को जीरो होने से बचाना है। और डिनोमिनेटर यहाँ पे जीरो कब हो जाएगा, जब x की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं, -2। जब x की वैल्यू -2 पुट कर देंगे तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर माइनस, राइट। अब क्या लिख सकते हैं, क्या निकालना है, रेंज निकालनी। तो रेंज निकालने के लिए फंक्शन चूंकि क्या है, मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन हमें पता है कि पीस वाइज फंक्शन है। ये नेगेटिव नंबर्स के लिए कुछ अलग तरीके से बिहेव करता है, पॉजिटिव नंबर के लिए अलग तरीके से बिहेव करता है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले इसको पीस वाइज फंक्शन में लिख लें। तो ये कितना हो जाएगा, x+2 अपॉन x+2, when x+2 is greater than 0, right, x+2 is greater than 0, और x+2 अपॉन माइनस टाइम्स ऑफ x+2, ये क्या है, जब x+2 क्या हो, लेस देन 0। ये क्यों हुआ भाई, समझिएगा। जब हम x+2 ग्रेटर देन 0 कह रहे हैं, मतलब x+2 क्या है, हमारा पॉजिटिव है। अगर x+2 मेरा पॉजिटिव है तो उसे हमें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं, मॉडुलस फंक्शन है तो वो पॉजिटिव बना ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे ही लिख देंगे। लेकिन जब x+2 मेरा निगेटिव हो गया, अब निगेटिव है और उसके ऊपर मॉडुलस लगा दिया गया। मॉडुलस का काम क्या होता है, मॉडुलस इज द ऑपरेटर व्हिच कन्वर्ट्स ऑल द नंबर्स इनटू पॉजिटिव नंबर, है ना। तो कोई भी नंबर दे दो उसे, वो क्या कर देगा, उसे पॉजिटिव करके निकाल देगा। तो यहाँ पे x+2 अगर मेरा निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फाइनली ये क्या मिल गया हमें, ये 1 आ गया, और ये कितना आ गया, -1, और यहाँ पे कितना, x+2 इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ से कितना, x+2 इज लेस देन 0, राइट। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि रेंज कितनी आ जाएगी, रेंज पे हमें क्या क्या पॉइंट दिख रहे हैं, हम x की हम कुछ भी वैल्यू पुट कर दें, कितनी भी बड़ी नेगेटिव वैल्यू ले लें, कितनी भी बड़ी पॉजिटिव वैल्यू ले लें, हमारे पास -1 और 1 के अलावा कुछ और नंबर नहीं आना है। इसका मतलब रेंज क्या हो गई, -1 एंड 1। क्लियर हो गया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ या नहीं, आगे बढ़ेगा इसी के ऊपर बेस। रेंज निकालने के लिए एक और क्वेश्चन देख ले जा, इनफैक्ट डोमेन और रेंज दोनों ही निकालना होगा, ठीक है। तो अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फंक्शन क्या गिवन है, 1/2 माइनस sin 3x, 1/2 माइनस sin 3x। अब इसका हमें क्या करना है, डोमेन और रेंज निकालनी है। तो डोमेन के लिए तो सिंपल था, पहली कंडीशन क्या है कि अगर ये फ्रैक्शन में गिवन है तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 माइनस sin 3x should not be equal to 0। इसका मतलब क्या हुआ, sin 3x should not be equal to 2। और हमें पता है sin 3x या sin की वैल्यू जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम कहाँ तक होती है, मिनिमम -1 होती है, मैक्सिमम 1 होती है। मतलब -1 से लेके 1 के बीच में ही लाई करती है, कभी 2 होती ही नहीं। इसका मतलब क्या है, sin 3x कभी 2 होगा ही नहीं। हम x की कितनी भी वैल्यू रखते हैं,
साइन 3x कभी भी 2 नहीं होगा। जब साइन 3x कभी 2 नहीं होगा तो यहां से क्या कर देंगे, तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर, राइट, डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर। अब जहां रेंज की बात करें, अब रेंज देखो 1/2 माइनस साइन 3 है, राइट। इसको आप अलग से डिफाइन नहीं कर सकते इम्प्लीसिट के x को y के टर्म में नहीं लिख सकते, लिख भी सकते हैं तो वहां देख सोचना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन 3x, यहाँ पे ये मेरा कांस्टेंट है, साइन 3x हमारा क्या है, वेरिएबल है, और हमें पता है साइन 3x की वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम कितनी होती, -1 होती है, 1 होती है। तो ये इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पुट करके इस पूरे पार्ट की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, और इसके अकॉर्डिंगली इस फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे फाइंड आउट करें, देखें क्या रखते हैं, व्हेन साइन 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। साइन 3x की मिनिमम वैल्यू हमने पुट कर दी -1, जब -1 पुट कर दी तो fx हमारा क्या देगा, 1/2 माइनस -1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, राइट। और व्हेन साइन 3x इक्वल टू 1 ले ले, अगर हमने साइन 3x इक्वल टू 1 लिया है तो fx कितने के इक्वल हो जाएगा, 1/2 माइनस 1, और ये कितना है, 1/1। तो हम देख रहे हैं कि fx की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो कितनी है, 1/3, और ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी आ रही है, 1/1 आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया, रेंज कितनी हो गई भाई, रेंज यहाँ पे निकालेंगे तो रेंज हमारी कितनी हो गई, रेंज बिलोंग्स टू 1/3 से लेके कहाँ तक, 1 तक, राइट। और ये इंक्लूडेड है क्योंकि 1 भी हो सकती है वैल्यू और 1/3 भी हो सकती है, राइट। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आज की क्लास समझ में आई होगी, राइट। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टर्न पे जब हम लोग फंक्शन का सेकेंड लेक्चर ले रहे होंगे तो हम आपको टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ाएंगे और कैसे इवन और ऑड की बात करेंगे, और मैं फंक्शन कब मेरा इंजेक्टिव होगा, कब सब्जेक्टिव होगा, कब बाइजेक्टिव होगा, ये सारी बात करेंगे, राइट। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपके दोस्तों का भी फायदा हो, और शेयर करेंगे तो अपने दोस्तों का भी फायदा करवा देंगे, थोड़ा सा वो भी पढ़ेंगे, राइट। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू।